जैसा कि पिछले दिन हमने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के विषय में पढ़ा दिया था, आज उसका दूसरा विभाग है प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट किसको कहते हैं, विधेय भाग किसको कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि प्रेडिकेट विधेय भाग उसको कहते हैं कि कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको हम विधेय भाग कहते हैं, विधेय विभाग कहते हैं। इसके विषय में हमने बताया था कि सहायक क्रिया से लेकर के और दाहिनी तरफ जितने भी शब्द होते हैं वो सब प्रेडिकेट पार्ट में आते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए दिया था कि राम, रघ, नाट, कीट, ये हमारा हो गया एक सेंटेंस हो गया, ये हमारा एक वाक्य हो गया। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया और हमने बताया था सहायक क्रिया और क्रिया से लेकर के दाहिनी तरफ जितना भी होता है वो प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। तो इसमें ये प्रेडिकेट पार्ट है। आज हम आपको प्रेडिकेट पार्ट के विषय में आपको बताएंगे, उसको भी 4 तरह से बताएंगे। पहला नंबर ये है, पहले नंबर में हम आपको बता दें कि क्रिया के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कर्म कहते हैं हिंदी में। तो ये जैसे हमारा है, ये हमारा डग, नाट, कीट, फूल हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया और फूल हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई, ये हमारी सहायक क्रिया हो गई। इस प्रकार से जो है ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। तो आज प्रेडिकेट पार्ट को हम पहले रूप में पढ़ा रहे हैं कि प्रेडिकेट पार्ट में हमको जो है ऑब्जेक्ट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऑब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं सजीव कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो सजीव कर्म होता है, सजीव कर्म उसको कहते हैं जो जीवित होता है। और दूसरा कर्म होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको हम कहते हैं निर्जीव कर्म, निर्जीव कर्म। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सजीव कर्म होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा निर्जीव कर्म होता है। लेकिन शर्त ये है कि अगर ये दोनों प्रयोग हैं तो नियम हमारा ये कहता है सबसे पहले हम इनडायरेक्ट को प्रयोग करें और डायरेक्ट को बाद में प्रयोग करें। इनडायरेक्ट को हमने बताया ये सजीव होता है और क्रम क्या है, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। जैसे उदाहरण की तरफ है आई गेव हिम ए बुक। ये देख लीजिए, ये हमारा जो है एक उदाहरण है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है। हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक हमारा निर्जीव कर्म है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नियम ये कहता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम पहले रखें और डायरेक्ट को हम बाद में रखें। लेकिन इसका क्रम भी जो है वो बदल सकता है। इसका क्रम कब बदल सकता है, इसका क्रम जब बदलेगा तो अगर हम निर्जीव को पहले लाते हैं और सजीव को बाद में ले जाते हैं तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम इसके लिए जब इनडायरेक्ट को हम बाद में ले जाएंगे तो उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे या फार का प्रयोग करेंगे। उसके लिए भी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जहां पर फार का प्रयोग होता है, नहीं हर जगह जो है वो टू का ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पर है, अगर मान लीजिए ये हमारा ही इनडायरेक्ट हो गया और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब नियम यही कहता है कि इनडायरेक्ट को पहले रखें और डायरेक्ट को बाद रखें, लेकिन इसका क्रम भी बदल सकता है। लेकिन इसके साथ शर्त है कि अगर हम इनडायरेक्ट को बाद में ले जाएंगे तो उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे या फार का प्रयोग करेंगे। अब हम इसी को कह रहे हैं, जैसे ये हो गया आई गेव ए बुक टू हिम।
ये हमारा हो गया, देख लीजिए। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो गया और इनडायरेक्ट हमने बाद में कर दिया। लेकिन जब इनडायरेक्ट हम करते हैं तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताया कि ये विधेय भाग में हम क्या करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनडायरेक्ट को हम पहले रखते हैं और डायरेक्ट को बाद में रखते हैं। लेकिन इसका क्रम बदल सकता है कब, जब इसमें क्रिया भाग का प्रयोग होता है तब। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम भाग का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, माय फादर बॉट ए बुक फॉर। ये यहां पर देखिए, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये फॉर शब्द हो गया और ये ए बुक हमारा जो है डायरेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें कि ये बाई शब्द जो है हमारा, इसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। इसलिए ये हो गया माय फादर बॉट ए बुक फॉर मी। तो कहीं पर हम टू लगाते हैं और कहीं पर फॉर लगाते हैं, इसका भी एक नियम होता है। तो देख लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। केवल अगर आ जाए और किसी वाक्य में टू लगा है और उसमें दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो इसका मतलब यह स्पष्ट होता है कि अगर टू लगा है या फॉर लगा है तो हम इनडायरेक्ट बाद में ले जाएंगे और डायरेक्ट को हम पहले रखेंगे। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हम आपको बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट अभी हमने आपको बताया था, उसमें सब्जेक्ट पार्ट में इंफिनिटिव और जीरंड जो है कर्ता का काम करते हैं, लेकिन प्रेडिकेट पार्ट में इंफिनिटिव और जीरंड हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रकरण समाप्त हुआ। अब आ गया इंफिनिटिव और जीरंड का। इंफिनिटिव हमारा जो है अगर बाद में आता है और इंफिनिटिव प्रयोग होता है तो वो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे कहा जाए आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू स्विम, ये देख लीजिए, ये हमारी स्विम क्रिया है। जिन क्रियाओं के पहले हम टू लगा देते हैं और उसका नामे में निकलता है वो हमारा इंफिनिटिव कहलाता है। अब देख लीजिए, आई लाइक टू स्विम, मैं तैरना पसंद करता हूं। क्या पसंद करते हैं? तैरना पसंद करते हैं। ये देख लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंफिनिटिव जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दे दें, ही enjoy to eat, he enjoy, वो आनंद लेता है खाने में, वो खाने में आनंद लेता है। अब ये हमारा टू ईट क्रिया क्या हो गया, ये हमारा इंफिनिटिव हो गया, जिसका अर्थ होता है नाने। इसका मतलब ये हो गया, ये इंफिनिटिव जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ लिखते हैं दूसरा उदाहरण, इट्स फूड। अब हम इससे प्रश्न करते हैं क्या लगा करके, वो क्या खाता है, तो उत्तर निकलता है वो खाना खाता है। इसी प्रकार ही एंजॉयज टू ईट, वो आनंद लेता है, किसका आनंद लेता है? खाने का आनंद लेता है। तो ये हमारा क्या हो गया? इंफिनिटिव हो गया। इंफिनिटिव भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। और इसी के दूसरे परिप्रेक्ष्य में जीरंड भी हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। जीरंड उसको कहते हैं जिन क्रियाओं के अंत में आईएनजी लगा देते हैं और उसका अर्थ भी नाने नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम जीरंड कहते हैं। जैसे he likes swimming, he likes, और इसका अर्थ नाने नहीं होता है। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है।
तो ही लाइक्स स्विमिंग, उसे वो तैरना पसंद करता है। क्या पसंद करता है? तैरना पसंद करता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ही दिस लाइक्स गैम्बलिंग, ही डिसलाइक, उसे नापसंद है। गैम्बलिंग माने जुआ खेलना, उसे जुआ खेलना पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या पसंद नहीं है? जुआ खेलना। इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो आपको बताया कि प्रेडिकेट पार्ट में दूसरा नंबर आता है इंफिनिटिव और जीरेंट का। इंफिनिटिव भी हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है और हमारा जो है जीरेंट भी जो है इसका भी का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तीसरा नंबर आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक, पूरक क्या चीज होती है पहले उसको समझिए। कुछ क्रियाएं या बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट रखने पर भी उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। उस अर्थ को पूरा करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसको हम पूरक कहते हैं। फिर से बताया गया कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा क्या है, पूरक की परिभाषा क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है, बहुत सी क्रियाएं या कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट रखने पर भी उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। उस अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहते हैं। जैसे कहा जाए आई मेड हिम, हमने सब्जेक्ट रखा, क्रिया रखी, ऑब्जेक्ट रखा, लेकिन इसका अर्थ पूर्ण नहीं हुआ। आई मेड हिम, हमने उसे बना दिया, अर्थपूर्ण नहीं हुआ। आप देख लीजिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि हम दो ही हम सब्जेक्ट रख देते हैं, क्रिया रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं, वो अर्थपूर्ण होता है। जैसे कह दिया जाए ही इट्स फूड, ये वो खाना खाता है। क्या खाता है? खाना खाता है। ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। इसमें भी ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्रिया हो गई, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये अर्थपूर्ण दे रहा है। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी क्रिया है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन अर्थपूर्ण नहीं हो रहा है। इस अर्थ को पूरा करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, पूरक कहलाता है। अब जैसे हम इसमें हमको पूरा करना है, आई मेड हिम ए मॉनिटर, ये अब हमारा अर्थ पूरा हो गया। आई मेड हिम ए मॉनिटर, हमने उसको एक मॉनिटर बना दिया। क्या बना दिया? मॉनिटर बना दिया। तो ये हमारा मॉनिटर शब्द जो है ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। पूरक जो है उसको हम बता रहे हैं, पूरक तीन प्रकार का है। पहला जो है कॉम्प्लीमेंट पूरक जो हमने बताया, पहला जो है वो संज्ञा होता है। जैसे ये हमारा देखिए, ये मॉनिटर हमारी संज्ञा है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। ये देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेम्ड हिज हाउस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर का नाम दिया। यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी इसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। इस अर्थ को पूरा करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद, ये देख लीजिए आनंद भवन, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट संज्ञा होता है। अब कॉम्प्लीमेंट हमारा एडजेक्टिव भी होता है। तो देख लीजिए ये संज्ञा है,
इसमें पहले वाले में मॉनिटर हमारा संज्ञा है, आनंद भवन हमारा संज्ञा है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है एडजेक्टिव होता है। जैसे कहा जाए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। अब हमने रख दिया, कर्ता रख दिया, क्रिया रख दिया, कर्म रख दिया, अर्थ नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन, अभ्यास एक आदमी को पूरा कर देती है। क्या पूरा कर देती है? अगर आप यहां रख देंगे परफेक्ट, परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बना देता है। तो परफेक्ट ग्रामर की दृष्टि से हमारा एडजेक्टिव है। परफेक्ट हमारा ग्रामर की दृष्टि से एडजेक्टिव है। जैसे दूसरा उदाहरण दे, अब यहां देखिए परफेक्ट हमारा ये क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरा उदाहरण दे दे, जैसे कहा जाए कि washes his clothes। अब यहां पर हम क्लीन रखेंगे, ही washes, उसने वो धोती है, वो धोता है, his clothes, अपने कपड़े को, क्लीन माने स्वच्छ, वो अपने कपड़े को स्वच्छ धोता है। तो ये ग्रामर की दृष्टि से हमारा क्लीन और परफेक्ट क्या हो गया? ये हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा संज्ञा होता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा एडजेक्टिव होता है। तीसरा नंबर है कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं क्रिया का हम तीसरा रूप लगा देते हैं। जैसे कहा जाए तीसरा नंबर जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल ही हमारा क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट का काम करता है और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। जैसे ही मेड मी, कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थपूर्ण नहीं। अब यहां पर हम रखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, उसको कहते हैं क्रिया का तीसरा रूप। वरी है, वरी माने चिंता करना, और वरी का तीसरा रूप होता है वरी। ही मेड मी वरी, ये ही मेड मी, उसने मुझे बना दिया। वरी माने चिंता युक्त, उसने मुझे चिंता युक्त बना दिया। तो ये हमारा जो है पूरक क्या होता है? पूरक हमारा जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब इसी का दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरे उदाहरण में आई फाउंड हिम टायर्ड, मैंने उसे थका हुआ पाया। देख लीजिए सब्जेक्ट है, क्रिया है, ऑब्जेक्ट है, अर्थपूर्ण नहीं हो रहा है। क्रिया का तीसरा रूप रखा, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्रिया का तीसरा रूप होता है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आई फाउंड हिम टायर्ड, मैंने उसे थका हुआ पाया। तो ये हमारा जो है 3 नंबर हम आपको बता चुके कि कॉम्प्लीमेंट हमारा संज्ञा होता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा एडजेक्टिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। और चौथा नंबर है कॉम्प्लीमेंट हमारा एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब, एडवर्ब उसको कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर और इंटरजेक्शन को छोड़कर के किसी भी शब्द विभाग की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब में एक मिनट थोड़ा सा, तो जो है एडवर्ब उसको कहते हैं। जैसे कहा जाए ही इज हियर, ही इज हियर। अब ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, ये हमारा एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब हमारा जो है हियर जो एडवर्ब है, ही हियर वो है, कहाँ है? यहाँ है, अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो ये हमारा हियर क्या हो गया? ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा उदाहरण दे दें और भी